नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक एक और नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज से पहले मैंने ऐसी घटना कभी अपने चैनल पर नहीं सुनाई है। आज की घटना ही कुछ ऐसी है जो बेहद ही दर्दनाक है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, आप सभी साथी जुड़िए विश्व वारदात तक के इस परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जो हमारे चैनल पर वीडियो प्रसारित होने का जो समय है वह शाम 7:30 बजे है। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। ललितपुर में एक मोहल्ला लगता है, चाँदमारी मोहल्ला। चाँदमारी मोहल्ले में एक रेलवे कर्मचारी के घर रात करीब 2 बजे कुछ नकाबपोश बदमाश घुसते हैं और घुसने के बाद पति पत्नी और एक मासूम 1 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ सो रही थी। वह जैसे ही कमरे में घुसते हैं लूट के मकसद से, तो वह देखते हैं कि कमरे में उसका पति सो रहा है और बीच में बच्ची सो रही है और उसकी मां सो रही है। वह सबसे पहले कुछ सामान चुराते हैं और तभी उस रेलवे कर्मचारी की आंख खुल जाती है, यानी कि वह नींद से जाग जाता है और वह देखता है कि उसके सामने 5-6 नकाबपोश बदमाश खड़े हैं। वह शोर मचाने की कोशिश करता है, तभी नकाबपोश बदमाश उसको धक्का देते हैं और उसका सर जाकर दीवार से टकराता है और सर फट जाता है। वहीं पर वह लहूलुहान हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फौरन ही जैसे ही वह दीवार से टकराता है, खट की आवाज आती है तो पत्नी भी जाग जाती है और जैसे ही पत्नी शोर करने की कोशिश करती है, जो बदमाश होते हैं वह उसकी पत्नी का गला दबाकर मार डालते हैं और उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं। तभी जो पास में सो रही बच्ची होती है, 1 साल की मासूम बच्ची, वह भी नींद से जाग जाती है और वह भी आवाज, यानी कि जैसे ही रोना शुरू करती है, फौरन जो दरिंदे रहते हैं वह नकाबपोश बदमाशों ने उस मासूम सी 1 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उसके साथ भी उन दरिंदों ने हैवानियत की। फौरन सुबह 5 बजे जब रेलवे कर्मचारी को होश आता है तो अपने एक दोस्त को फोन करता है और दोस्त को फोन करके बताता है कि मेरे घर में कुछ बदमाश घुसे हुए थे और मेरी पत्नी और मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। वह किसी तरह से अपने दोस्त को फोन करके बताता है और फौरन ही उसका दोस्त जैसे ही उसके घर पहुंचता है, पड़ोसियों को भी इसकी सूचना लग जाती है। पड़ोसियों की लाइन लग जाती है। लोग उसके पत्नी और उसके बच्चे की लाश को देख रहे थे। हर कोई उस अपराधियों को गाली दे रहा था। इस मासूम सी बच्ची और इस 27 साल की खूबसूरत महिला का इस केस से क्या लेना देना है, इनका किसी से क्या दुश्मनी थी, इस बच्ची को मारने की क्या जरूरत थी। फौरन इसकी सूचना ललितपुर पुलिस स्टेशन को दी जाती है। ललितपुर पुलिस स्टेशन की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो वह देखती है कि एक ही घर में 2 मर्डर हुआ है। एक जिस लड़की का मर्डर हुआ था उस लड़की का नाम, यानी कि नीरज की पत्नी का नाम मनीषा रहता है, जिसकी उम्र 24 साल रहती है, और जो रेलवे कर्मचारी रहता है उसका नाम नीरज रहता है, और जो 1 साल की मासूम बच्ची जिसकी मौत हुई थी उसका नाम काव्या रहता है। अब इस तरह से एक ही परिवार में, एक ही मोहल्ले में 2-2 मर्डर हुआ हो, वाकई में पूरे मोहल्ले में मातम फैल चुका था। सभी लोग खून के आंसू रो रहे थे। मोहल्ले में इस बात से ज्यादा दुख था कि एक मासूम सी बच्ची का भी उस दरिंदों ने कत्ल कर दिया है। रो रो कर मोहल्ले वालों का भी बुरा हाल था। मौके पर रिश्तेदार भी पहुंचते हैं, सभी लोग पहुंचते हैं। तो अब पुलिस से मांग की जाती है कि फौरन ही उन दरिंदों को पकड़ा जाए, नकाबपोश बदमाशों को पकड़ा जाए जिन्होंने इस तरह का नरसंहार किया है। फौरन ही यह खबर एसपी साहब तक पहुंचती है तो एसपी साहब रहते हैं, वह फौरन ही सीयू सिटी के अंतर्गत 6 टीमों का गठन करने के आदेश देते हैं और सीयू सिटी 6 टीमों का गठन करते हैं और जांच के आदेश देते हैं। उसी समय मौका वारदात पर फॉरेंसिक टीम
डॉग स्क्वाड, कई और सारी टीमें पहुंचती हैं, अपने अपने स्तर पर जांच पड़ताल करती हैं और वहां से कुछ सबूत इकट्ठा करके ले जाती हैं। पुलिस जब कमरे में जाती है तो देखती है पूरा सामान चारों तरफ फैला हुआ है, खून से जो है पूरा नीचे का जो फर्श है भीगा हुआ है। जो उसकी पत्नी थी मनीषा, वह फर्श पर गिरी हुई है। पुलिस अब फोटो वगैरह लेने के बाद उस महिला की लाश को और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में भी खुलासा होता है कि महिला का सर पर किसी भारी चीज से चोट लगने की वजह से, ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है और जो मासूम बच्ची है उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। अब पूरे मोहल्ले में आक्रोश रहता है इस बात से कि आखिर 3-4 घंटे हो गए, पुलिस कर क्या रही है। 3-4 घंटे बीते थे अभी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पुलिस अब जांच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन दरअसल पुलिस मात्र 6 से 7 घंटों के भीतर ही अपराधी को भी गिरफ्तार कर लेती है और अपराधी से जब पूछताछ करती है तो जो अपराधी सच बताता है वह वाकई में बेहद शर्मसार कर देने वाला रहता है, बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है। दरअसल जो लड़का रहता है नीरज, वह तैयारी करता था, बेहद ही पढ़ा लिखा लड़का था। ललितपुर के चांदमारी मोहल्ले का रहने वाला नीरज बेहद ही स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके रिश्तेदारियों में भी होते थे। खूबसूरती के साथ साथ वह पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल था, अपने क्लास का टॉपर रहता था। अब वह अपने माता पिता से कुछ पैसे लेकर रेलवे की तैयारी करने लगता है। इसी बीच कुछ साल तक तैयारी करता है और उसकी नौकरी लग जाती है रेलवे में। अब वह ललितपुर रहकर रेलवे की नौकरी करता था। अब जब नौकरी लग गई तो घर वालों में खुशियों का माहौल छा जाता है और घर वाले अब उसकी शादी की बात सोचने लगते हैं। और जैसे ही घर वाले शादी की बात सोचने लगते हैं वैसे ही उसके घर लाइन लग जाती है लड़कियों की, यानी कि लड़की के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं लड़के के लिए और एक से एक खूबसूरत फोटो, एक से एक अच्छी अच्छी लड़कियों की लाइन लग जाती है, क्योंकि लड़का रेलवे में हो जाता है, यानी कि सरकारी नौकरी वाला लड़का रहता है। अब अच्छे अच्छे घराने से रिश्ते आने लगते हैं। अब जो घर वाले रहते हैं बैठकर दिन भर फोटो देखते रहते हैं कि ये लड़की अच्छी है तो इस लड़की में ये कमी है। तभी जो उसकी माँ और उसके पिता होते हैं वो बताते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम मनीषा है, वह बेहद ही खूबसूरत लड़की है, उसकी उम्र मात्र 22 साल है। वह लड़की पसंद आ जाती है और कुछ दिनों बाद ही दोनों की सगाई होती है और नीरज और मनीषा की शादी भी धूमधाम से होती है। सभी रिश्तेदार और सभी लोग उस शादियों में जुटे थे। अब शादी करने के बाद लड़का नीरज अपनी पत्नी को घर लेकर आता है और घर आने के बाद पत्नी के साथ बेहद खुश रहता है। कुछ दिनों बाद ही लड़का नीरज अपनी पत्नी मनीषा को लेकर हनीमून मनाने के लिए बाहर चला जाता है। करीब 10 से 12 दिनों के बाद वह घर लौटता है। घर लौटने के बाद अब लड़की अपने सास ससुर की सेवा में लग जाती है और जो नीरज रहता है वह अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिन वह बाहर रहकर काम करता, रेलवे में नौकरी करता और उसके बाद जैसे ही छुट्टी वगैरह मिलती वह घर चला आता। इसी बीच एक दिन उसका फोन आता है और रात को 11 बजे बाहर जाकर बात करने लगता है। अब पत्नी की नींद खुलती है मनीषा की तो वह देखती है कि उसका पति बेड पर कमरे में नहीं है। वह बाहर जाकर देखती है तो जो नीरज रहता है वह बाहर कमरे में बात कर रहा था और बेहद ही हंसमुख मिजाज में बात कर रहा था। लड़की पीछे से जाकर जैसे ही नीरज को टच करती है, नीरज चौंक जाता है। लड़की पूछती है कि ऐसा क्या मामला आ गया है जो कमरे में बात नहीं कर सकते हो, बाहर आकर बात करनी पड़ रही है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे तुम मेरे सामने बात नहीं कर सकते हो। लड़का मुस्कुराते हुए नीरज कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे एक साथी का फोन है, लो तुम चाहो तो बात कर लो, ये वहीं पर नौकरी करता है। अब जैसे यह बात मनीषा सुनती है, मनीषा वहां से चली जाती है। नीरज कुछ ही देर बाद बात कर अपने कमरे में लौटता है। अब वह फिर कुछ दिन बाद एक दिन वह एक लड़की के साथ घूम रहा था और घूमते हुए जब लड़की से बातचीत करता है तो जो लड़की रहती है उसकी पूर्व की प्रेमिका रहती है। अब लड़की कहती है कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम्हारी एक बच्ची भी है, अब मेरा क्या काम है। अब लड़का गुस्सा हो जाता है और लड़की छोड़कर जाने लगती है। उसकी प्रेमिका तो वह बार बार कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं, पत्नी अपनी जगह है लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब लड़का लड़की को समझा नहीं पा रहा था, दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब धीरे धीरे
जो नीरज रचा है अपनी प्रेमिका से बात नहीं कर पा रहा था। प्रेमिका बेहद नाराज थी। अब कुछ दिनों बाद जब वह घर फिर आता है तो घर आने के बाद फिर वह करीब रात को 11 बजे फिर उस लड़की से बात करता है। फिर पत्नी पीछे से सब कुछ बातें सुन रही थी और नीरज जो था इस बात से बेखबर था कि उसकी पत्नी सब कुछ सुन रही है। अब पत्नी नीरज और उसकी प्रेमिका के रिश्तों के बारे में सब कुछ जान जाती है। अब वह रोने लगती है तो जो पति नीरज होता है उसको मनाने लगता है और फोन कट कर देता है। उधर उसकी प्रेमिका भी फोन कट करने से नाराज हो जाती है। इधर पत्नी बैठकर रो रही थी। अब पत्नी बार बार नीरज से यही बात पूछती कि आखिर मेरे रहते तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है। और जो नीरज होता हुआ अपनी पत्नी को बार बार समझाता कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह सिर्फ मेरी दोस्त है। तरह तरह की बातें करता, पत्नी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता, लेकिन मनीषा अब जिद पर आ चुकी थी। लेकिन फिर किसी तरह से कस्में वादे करने के बाद नीरज को राहत मिलती है। नीरज फिर अगले दिन नौकरी पर चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब वह घर लौटता है तो लड़की से बातचीत शुरू हो चुकी थी। अब वह लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि फिर 6 जनवरी 2024 की रात करीब 1:30 बजे उसका फोन आता है और वह लड़की से बातचीत कर रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी नींद से जाग जाती है और नींद से जागने के बाद जब वह कमरे से बाहर जाकर देखती है कि उसका पति किसी से फिर बात कर रहा है तो वह फौरन ही फोन उससे छीन लेती है और देखने लगती है तो उसमें उसी लड़की का नंबर डाल रहता है। वह फोन करती है और उस लड़की को भी डांट लगाती है और बुरा भला कहती है। अब इसी बात से नाराज होकर जो नीरज रहता अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। अब झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और जो लड़का होता है वह गुस्सा होकर के पास के कमरे में ही एक बच्चों का खेलने वाला बैट रहता है, उसी बैट से वह अपनी पत्नी के सर पर एक जोरदार वार कर देता है और उसकी पत्नी का सर फट जाता है और वह लहूलुहान होकर फर्श पर गिर जाती है। चारों तरफ खून के छींटे और खून फैलने लगते हैं। अब नीरज देखता है कि उसकी पत्नी का सर फट चुका है और वह धरती पर यानी कि फर्श पर गिर चुकी है। अब इससे वह बौखला जाता है और गुस्से में ही पत्नी को हिलाता डुलाता है तो देखता है पत्नी मर चुकी है। तभी वह फिर उसकी बेटी जो रहती है पास के पलंग पर सो रही थी, काव्या, वह अभी मात्र 1 साल की मासूम सी बच्ची जग जाती है और अपनी मां को खोजने लगती है। अब जैसे ही वह रोने लगती है, जो उसका पति रहता है यानी कि मनीषा का पति और काव्या का पिता, वह फौरन उस बच्ची को अपने हाथ में लेता है और अपने ही मासूम 1 साल की बच्ची काव्या का गला दबाकर बेड पर पटक देता है और उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद अपना सारे कमरे का, पूरे कमरे का जितना भी सामान रहता है इधर उधर तोड़ फोड़ करके अपना सर दीवार से लड़ा लेता है। दीवार से लड़ाने के बाद वह बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब उसे 5 बजे होश आता है तो अपने दोस्त को फोन करता है और उसका दोस्त जब नीरज सारी बात अपने दोस्त को बताता है, नीरज जब सारी बात बताता है अपने दोस्त को, जब उसका दोस्त सारी बात सुनता है तो वह रोने लगता है। वह फौरन ही मौका वारदात पर उसके घर पहुंचता है और तब तक आसपास मोहल्ले वालों की भी भीड़ लग जाती है। अब पुलिस इस जांच पड़ताल में लगती है। पास के सीसीटीवी फुटेज भी लगे रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के बाद पुलिस देखती है कि ना तो कोई व्यक्ति अंदर गया है, ना तो कोई व्यक्ति बाहर आया है। तो आखिर वह 6 नकाबपोश, जो आधा दर्जन नकाबपोश नीरज के हिसाब से आए हुए थे, वह कौन थे? अब घर वालों से पूछताछ होती है, मोहल्ले वालों से पूछताछ होती है। तो जो घर में उसी दिन, जिस दिन कत्ल हुआ था, डबल मर्डर हुआ था, उसकी माँ और उसकी बहन भी घर में मौजूद थी। उस रात वो वीडियो भी बना रही थी। जब माँ और बहन से पूछा गया तो बहन बताती है कि मुझे किसी के आने की और चीखने की चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। और माँ भी यही बात बताती है कि ऐसा जो कुछ भी हुआ है वह हम लोगों को पता नहीं चला। हम लोग कमरे में सो रहे थे और वीडियो बना रहे थे। हो सकता है कि शोर हुआ हो, हम लोग सुन नहीं पाए हो। मोहल्ले में भी लोग के आसपास जो पड़ोसी होते हैं वह भी बताते कि जो अगर कुछ लोग आते तो पता जरूर चलता, लेकिन कौन थे वो लोग कुछ पता नहीं चला। शोर शराबा बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग जान नहीं पाए। लेकिन जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। अब जो एसपी साहब होते हैं सारी हकीकत जान चुके थे। वो फौरन ही नीरज को गिरफ्तार करते हैं और थाने लेकर जाते हैं। और थाने में उसकी खातिरदारी करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है
तो वह टूट जाता है और बताता है कि उसकी शादी से पहले एक प्रेमिका थी जिससे वह मोहब्बत करता था, बातचीत होती थी और वो अपनी पत्नी के साथ भी बेहद खुश था, अपने बच्ची को भी बेहद प्यार करता था। उस बच्ची को वह बता रहा है कि जिसको वह प्यार करता था, जिस बच्ची का उसने कत्ल कर दिया था, उस मासूम सी बच्ची जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। अब पुलिस जब उसकी बातों को सुनती है, उसकी खुद की गवाही को नोट करती है, नोट करने के बाद उसको 302 और कई धाराओं में, कई संगीन धाराओं में आरोप लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। और जब यह खबर पेपर के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसके मोहल्ले में पहुंचती है, चाँदमारी ललितपुर में पहुंचती है, तो लोग हैरान थे कि एक 27 साल का पिता, जो जवान पिता था, पढ़ा लिखा था, रेलवे में नौकरी करता था, वह व्यक्ति अपने एक प्रेमिका के लिए, एक हवस के लिए, अपनी ही खूबसूरत पत्नी जिसकी उम्र महज 24 साल है, उसने कत्ल कर दिया और अपनी पत्नी को मारा। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कहां से हो गई कि वह एक मासूम सी 1 साल की बच्ची का भी कत्ल कर दिया और उस मासूम सी बच्ची का चेहरा भी उसे नजर नहीं आया। उस चेहरे में अपनी बच्ची को शायद पहचान नहीं पाया। कहते हैं गुस्सा अपने आप को ही खा जाता है, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस कहानी पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें अविनाश यादव मोनू है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। राहुल पंडित है, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले ये भी हैं। अशोक कुमार गुप्ता है, अमीन मुलाड़ी है महाराष्ट्र से, प्रभात सिंह जी हैं, मोहम्मद कुर्बान भाई हैं, नरेंद्र सिंह है, नासिर पठान भाई है, महाराष्ट्र सोलापुर से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप इतना प्यारा सा कमेंट करते हैं और इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी अगर पसंद आई हो तो आप सभी साथी कहानी को लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।